नमस्कार मित्रों, चक्रव्यूह में आज फिर हम बात करते हैं इजराइल लेबनान वार के। सेनाएं पूरी तरह से बैरक से बाहर निकल चुकी हैं। मिडिल ईस्ट का बदलेगा इतिहास और भूगोल भी। इस इतिहास और भूगोल के बदलने के पीछे की जो स्टोरी है उसमें एक नया जो आई है खबर। आपको पता है कि हिजबुल्लाह का चीफ कमांडर नसरुल्लाह मारा गया था। आज उसका जनाजा उठ रहा है और लेबनान, सीरिया, ईरान रोने वालों की एक लंबी कतार लगी है और उसको कंधा देने के लिए सब लालायित हैं। लेकिन उसी बीच में होता क्या है कि नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी को भी ठोक दिया जाता है। हासिम सैफुद्दीन, जिसे नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का कमांडर बनाया गया था, कमांडर इन चीफ बनाया गया था, इजराइल ने आज उसको ठोक दिया है। और ये जो गम है, ये जो जनाजे का दस्तूर चल रहा है, उसमें खौफ का साया बढ़ गया है। गम के साथ खौफ भी शामिल हो गया है। पता नहीं आने वाले कितने कमांडर ठोके जाएंगे। और हिजबुल्लाह का जो मनोबल है वो धीरे धीरे टूट रहा है। जुमे की नमाज के समय जब उसका लेबनान में नसरुल्लाह के जनाजे पर आगे की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय खामनेई साहब, ईरान के जो चीफ है, राष्ट्रपति हैं, वो अपना संबोधन तेहरान में करते हैं और लेबनान से लेकर तेहरान तक इजराइल का इतना खौफ है कि खामनेई साहब जो है किसी तरह से छुप छुपा के अपनी दूर से ही अपनी बात पहुंचाने की लोगों तक कोशिश करते हैं। ईरानियों को समझाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को कि इजराइल नाम का जो भूत है सबके ऊपर सवार है। इससे निपटने के लिए पूरे मुस्लिम जगत को एक साथ आना पड़ेगा, पूरे मुस्लिम समाज को एक साथ आना पड़ेगा। ये वो खामनेई साहब का अपना वो बयान आ रहा है। इजराइल ने बेरूत पर बहुत भीषण हमला किया है। बेरूत वो इलाका है लेबनान का जो उसका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ पर फिर से उन्होंने जोरदार हमला किया है और इस ताबड़तोड़ हमले में, इस एयर अटैक में इतने धमाके पर धमाके, धमाके पर धमाके हो रहे, इतने बमबारी हो रही है कि पूरा बेरूत शहर हिल गया है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से पूरा का पूरा लेबनान के कई शहर बेरूत सहित मलबे के ढेर में बदल गए हैं। एक काम और किया है, जो लेबनान और सीरिया को जोड़ने वाला जो मार्ग है, जो खासतौर से नेशनल हाईवेज कहा जाता है, वो पूरी तरह से बम्बार्ड करके बर्बाद कर दिया है। सीरिया के लोग लेबनान, लेबनान के लोग सीरिया, ये जो आना जाना लगा था आतंकवादियों, दोनों आतंकवादियों की जो गलबैयां चल रही थी, इस पर भी बड़ा भारी चोट किया इजराइल ने और उड़ा दिया है। पूरा सड़क रोड जो है मलबे का ढेर बन गया है। पिछले 24 घंटे में जो सूचनाएं मिल रही हैं, 200 से ज्यादा बार लेबनान पर एयर स्ट्राइक इजराइल ने किया है। यानी ईरान ने जो गुस्ताखी किया था उसकी सजा लेबनान, सीरिया को और ज्यादा भोगनी पड़ रही है और आने वाले समय में उन्हें और ज्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेहरान के ग्रैंड मस्जिद में उसके बाहर जो है जुमे के नमाज के समय नसरुल्लाह का बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया और ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई साहब भी उसमें बताया गया कि मौजूद थे और उन्होंने बड़ा अपना भाषण दिया है। उधर वो कार्यक्रम चल रहा था रोने गाने का, इधर इजराइल ठोक रहा है और लगभग 240 रॉकेट भी लेबनान ने हालांकि इजराइल के ऊपर डालने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई असर इजराइल के ऊपर नहीं पड़ा है और वो सारे रॉकेट जो है बीच में न्यूट्रलाइज, इंटरसेप्ट कर दिए गए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, खामनेई साहब, उनका जो भाषण होता है बड़ा गमगीन भाषण है, उसको बड़ा ऐतिहासिक भाषण भी बताया जा रहा है।
मुस्लिम जगत से एकजुटता की अपील कर रहे हैं। अरे भाई, अकेले नहीं झेला जा रहा है तो काहे कूद पड़े। अब चिल्ला रहे हैं कि सब लोग आ जाओ, मिल को बचा लो, ईरान को तबाह कर देंगे। फिलिस्तीनी का नाम लेते हैं, फिलिस्तीनी को बचाना है, फिलिस्तीनी को। अरे तुम इजराइल लेबनान का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, हिजबुल्लाह का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? फिलिस्तीनियों के नाम पर कब तक तुम लोग हल्ला गुल्ला करते रहोगे? उसका नाम लो जिसको ठोक रहा है, जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं, क्योंकि उसके नाम पर मुस्लिम जगत के लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। गाजा में भी हमास के नाम पर मुस्लिम जगत के लोग इकट्ठा नहीं है, तो फिलिस्तीनी का नाम लेना बंद कर दो, लेबनान का नाम लेना बंद कर दो, सीरिया का नाम लेना बंद कर दो। नाम लो हमास का, हिजबुल्लाह का, जो आतंकवादी संगठन है इनका नाम लो। देखो कितने मुस्लिम जगत के लोग आते हैं, क्योंकि तमाशा तो इन आतंकवादियों के कारण हो रहा है। फिलिस्तीनी की हक में ये जो खामनेई साहब के जो बयान आ रहे हैं, ये बयान का कोई असर ना तो मुस्लिम जगत में होना है, ना ही कहीं और होना है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम फिर हमला करेंगे। ये हमारा हमला जो है ये कानून के मुताबिक है। हम इजराइल पर हम अपने हमले आगे जरूरत पड़ेगी तो जारी रखेंगे। लेकिन जारी रखेंगे और जारी रखने के बहुत अंतर है इस कमिटमेंट में। मुझे लगता है कि उन्होंने एक बार दुनिया को दिखाने के लिए, अपने लोगों को समझाने के लिए हिजबुल्लाह को कि देखिए हम आपके साथ हैं, नहीं कि हिजबुल्लाह सरेंडर कर देगा, हमास सरेंडर कर देगा। ये लोग उसको बूस्टअप करने के लिए आगे आ जाते हैं, तो कुछ मिसाइलें छोड़ करके अपनी नेतागिरी कर लेते हैं। G7 की बैठक चल रही है। G7 की बैठक में उसमें बाइडेन साहब भी हैं, बहुत सारे देश हैं जो भी उसके मेंबर्स हैं, सारे लोग हैं, और G7 के देशों के भी बयान आए हैं और उन्होंने भी ईरान को घेरने की कोशिश किया है। G7 ने कहा है कि ईरान इस पचड़े में पड़ेगा तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अमेरिका नेटो को तैयार कर रहा है मानसिक रूप से, क्योंकि अमेरिका आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ और देश आएंगे, उसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, बहुत सारे देश आएंगे। और मैं समझता हूँ ये देश आते हैं तो नेटो पूरा शामिल माना जाएगा, पूरे नेटो आएगा। अगर ऐसा होता है तो इस महायुद्ध में मिडिल ईस्ट के कई देश तबाह हो जाएंगे, शायद उनका इतिहास भूगोल दोनों खत्म हो जाएगा। जो मैंने टाइटल दी है वो होगा ये अगर युद्ध चलता रहा तो। मैं थोड़ा विश्लेषण पर आता हूं, इजराइल का आगे का प्लान क्या हो सकता है। देखिए, इजराइल जो प्लान बनाता है वो बहुत ही संजीदगी के साथ बनाता है, बहुत ही बुद्धिमानी से बनाता है, बहुत सोच समझ के बनाता है, वो जल्दबाजी नहीं करता। वो चाहता तो ईरान पर तुरंत पलटवार कर सकता है, लेकिन उसने कहा हम अपने समय से, अपने लक्ष्य पर, अपने हिसाब से चीजें तय करेंगे, उसके बाद में इसका जवाब दूंगा। तो जवाब देंगे लेकिन अपने हिसाब से देंगे, उस अपने हिसाब से लक्ष्य तय करेंगे, अपने हिसाब से समय तय करेंगे, यह बोल दिया है इजराइल ने। और निश्चित रूप से वो जब भी होगा बहुत जोरदार तरीके से होगा और ईरान को सोचा नहीं होगा ईरान की इस तरह से पलटवार हो सकता है। इजराइल करेगा, इजराइल का प्लान बिल्कुल तैयार है। अमेरिका अभी तक पूरी तरह से सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, ये दांव पेच खेल रहा है, इस पर समझना पड़ेगा। हालांकि इजराइल ने एक सीरिया में रशियन बेस को भी टारगेट किया है, ये भी खबरें आई थी। हालांकि ये मुझे लगता है कि इजराइल को बहुत फ्रंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसका फ्रंट बहुत बढ़ चुका है। ज्यादा फ्रंट बढ़ाएगा तो उसे सीधे सीधे नेटो की सपोर्ट की जरूरत होगी, अन्यथा आगे उसके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और इसका असर उन देशों पर पड़ सकता है जो युद्ध को सीमित करना चाहते हैं, वो इजराइल से नाराज होंगे। हालांकि यूक्रेन में रूस फंसा हुआ है, बहुत स्थिति में नहीं है कि मिडिल ईस्ट में आकर के ज्यादा कुछ करे, लेकिन अगर उसके बेस को टारगेट करेंगे या उसके किसी चीज पर टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूं कि रशिया भी इस पर कुछ इनिशिएटिव लेगा। ये इजराइल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया को इस युद्ध से अलग थलग रखना ही इजराइल के लिए सबसे बड़ी कामयाबी का एक सूत्र है। और उसको ये समझना चाहिए कि इस युद्ध को मिडिल ईस्ट तक सीमित रखे, मिडिल ईस्ट के बाहर इस युद्ध को, इस वार जोन को ना ले जाए, ये इजराइल के भी हक में है। ईरान ने तो अपनी हदें पार कर दी हैं, ये जंग एक बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ रहा है, तान की तरह आतंकवाद को पाल रहा है, अपने हित में आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहा है, हिजबुल्लाह और हमास जैसे लोगों को मदद पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से उसको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब अमेरिका धोखा दे रहा है या इनिशिएटिव लेने के लिए
ईमानदारी से काम कर रहा है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कतर में, सीरिया में ये सब अमेरिकी सैन्य बेस है, वहां सैनिक बेस है। और जब सैनिक बेस बनाता है अमेरिका, कोई देश बनाता है, तो उस देश की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी वो लेता है। अर्थात देखा जाए तो कतर, सीरिया, बहुत सारे देशों की, मिडिल ईस्ट में इवन सऊदी अरेबिया, यूएई, बहुत सारे देशों की जिम्मेवारी उसकी पहले भी रही है। पहले भी कई देशों से उसके सिक्योरिटी एग्रीमेंट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो कुछ देश हैं जहां पर अमेरिका बैठा हुआ है, उसके बेसिस हैं, वहां पर उसको उस देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी है। और ये अलग बात है कि कतर और सीरिया दोनों आतंकवाद पोषित देश हैं, स्पॉन्सर्ड करते हैं, और ये इजराइल के टारगेट पर रहते हैं। इजराइल सीरिया पर लगातार टारगेट कर रहा है। कतर पर अभी उसका कोई एक्शन नहीं है। उसने यमन पर टारगेट किया है, उसने लेबनान पे किया है, सीरिया पे किया है, और ईरान जो उछल कूद करता है थोड़ा बहुत ईरान पर किया है। और आतंकवाद समर्थक देशों पर आने वाले समय में टारगेट हो सकता है। कतर भी उनमें से होगा। अगर कतर बदमाशी करेगा तो कतर भी टारगेट होगा। लेकिन अमेरिका का डबल गेम नहीं चलेगा। अमेरिका को खुलकर इजराइल के साथ आना होगा। अगर नहीं आता है तो मैंने कहा था, जो बाइडेन को उनके चुनाव में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और नेटो को भी आना पड़ेगा इजराइल के साथ। नेटो अभी पर्याप्त दूरी इसलिए बना रहा है कि कहीं रसिया और तमाम देश, चाइना और ये सब देश भी पोलराइज ना हो जाएं। मैं समझता हूँ एक डिप्लोमेसी है, होनी भी चाहिए। ठीक बात है, इजराइल अभी सक्षम है। इजराइल को हथियार देने की जरूरत है, पैसे देने की जरूरत है, और जो सहयोग की जरूरत है सहयोग देने की जरूरत है। लेकिन अमेरिका को कम से कम इजराइल के सपोर्ट में पूरी तरह से खड़ा करना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब बैलिस्टिक मिसाइल से दिया जाएगा। और जो भी इस्तेमाल आने वाले दिनों में ईरान करेगा तो इजराइल भी करेगा, इजराइल करेगा तो ईरान भी करेगा। ये युद्ध का दायरा और हथियारों का जो मारक क्षमता है, हथियारों का जो विध्वंसक क्षमता है, ये आने वाले समय में इसका और इजाफा होगा। और भारत पर भी इस युद्ध का कुछ असर होगा। जब युद्ध लंबा चलेगा तो जैसे यूक्रेन वार पर असर पूरी दुनिया भर पे हुआ, इसी तरह से भारत से दुनिया के तमाम देशों पर असर होगा। और ईरान, इजराइल, हालांकि भारत के दोनों मित्र देश हैं, लेकिन मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि भारत आतंकवाद का विरोध करता रहा है। इस मामले पर वो ईरान के साथ स्टैंड नहीं ले सकता है। वो ईरान के साथ, इजराइल के साथ भी खुल के नहीं जाएगा, लेकिन वो भर्त्सना करेगा, आतंकवाद की करेगा। और कम से कम वो इस मामले में इजराइल का समर्थन जरूर करेगा, और वो कर भी रहा है। पीस कीपिंग जैसे कुछ समस्याएं भारत के साथ अभी जुड़ी हैं। पीस कीपिंग मिशन में हमारे 2000 भारतीय फौजी जो है वो लेबनान में पोस्टेड हैं, लेबनान के बॉर्डर पर हैं, वार जोन से थोड़ा हट करके हैं। हालांकि उनको भारत विड्रॉ नहीं कर सकता विदाउट यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशन कंफर्मेशन नहीं दे रहा। यूनाइटेड नेशन ने कहा है, यूनाइटेड नेशन ने साफ कहा है कि जो भी सोल्जर्स वहां डिप्लॉय किए गए हैं उनको वार जोन से बाहर रहना है। वार जोन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना। वार जोन में किसी भी प्रकार की उनकी भूमिका नहीं होगी। उन्हें केवल नागरिकों को बचाने और अपने क्षेत्र में बने रहने के लिए कहा गया है। जब तक यूनाइटेड नेशन नहीं कहता है, भारत अपने जवानों को वहां से वापस नहीं बुला सकता। एक कंडीशंस होती है। और वो 2000 जवान हमारे लेबनान में हैं, तैनात हैं, और लेबनान में फंसे हैं कई भारतीय भी। अब ये क्यों गए थे लेबनान? कोई बहुत ऐसा इंडस्ट्रियल प्लेसेस नहीं है, कोई ऐसा एजुकेशनल हब नहीं है, कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है। ये कौन लोग हैं आप जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये वही हैं जो ब्रदरहुड के नाम पर चले जाते हैं। और बड़ी संख्या में ये भी सूचनाएं मिल रही है कि वो सैनिक सेवा में भी उनको रख लिया गया है, या जबरदस्ती रखा गया, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, या वो जानबूझ करके वहां इसलिए गए हुए हैं। ये तो पूरा शोध का विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि लेबनान में जो इंडियंस हैं, खास तौर से उसमें एक मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, शिया मुस्लिमों की संख्या उससे भी ज्यादा होगी। और ये लोग वहां किस प्रकार के कंट्रीब्यूशन में शामिल हैं, किस प्रकार की सेवाओं में शामिल हैं, किस लिए गए थे, इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। सरकार को छानबीन करनी चाहिए। तमाशा थोड़ी है कि आप जो है कहीं भी चले जाएंगे और किसी भी काम के लिए चले जाएंगे। बिजनेस के लिए जाना मैं समझता हूं, या शिक्षा के लिए जाना, या किसी काम के लिए जाना, आतंकवाद के साथ किसी प्रकार का लिंक रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, भारत सरकार को करनी चाहिए। वापस बुलाने से पहले ऐसे लोगों की छानबीन करनी चाहिए, अन्यथा वहीं छोड़ देना चाहिए कि वो भुगते वहां पर। और जो हमारे नागरिक हैं, निर्दोष हैं, जो शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए किसी तरह गए हैं, उनको
पूरे सम्मान के साथ देश वापस लाया जाना चाहिए। भारत सरकार के इसमें ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ ये काम हमारी एम्बेसी अच्छी तरीके से कर रही है। जरूरत पड़ने पर हमारे वहां पर प्लेन भी जाएंगे और उनको लेकर के आएंगे। इस जंग का वैश्विक पटल पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। ईरान धमकी भी दे रहा है कि कच्चे तेल के दाम निश्चित बढ़ेंगे। वो कह रहा है अगर हमारी रिफाइनरी को टारगेट किया गया तो हम कई देशों की रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे। यानी वो धमकी दे रहा है कि हम तेल देना बंद कर देंगे, सप्लाई देना बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे लगता है कि दुनिया उसके तेल पर जिंदा है। उसको राशन कहां से मिलेगा? तेल से उसका काम चल रहा है, तेल बेचता है तब उसका देश चलता है। वो इस तरह की धमकी देता है जैसे लगता है बच्चों वाली बात करता है। मैं समझता हूं कि असर थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन भारत पर उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने पिछले वर्षों में ऑयल डिपेंडेंसी ईरान पर बहुत कम कर ली है। ईरान से जो तेल आयात होते थे वो काफी घटा लिया है। रसिया से, दूसरे देशों से तेल हम ले रहे हैं, और ईरान के इस धमकी का असर शायद ही दुनिया के किसी देश पर पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं तेल के और बहुत सारे लोग दूसरी जगहों पर तेल लेंगे। एक खबर और आई है, हुतियों ने अमेरिका के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है। हुतियों की बदमाशी चलती रहती है। यमन फिर यमन पर टारगेट होगा, बहुत जल्दी पलटवार होगा इजराइल का, हो सकता है अमेरिका भी पलटवार करे, और ये वॉर जोन बढ़ रहा है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में बहुत बड़ी और आश्चर्यजनक घटनाओं की खबरें आएंगी, और इजराइल और ईरान में जो रस्साकसी चल रही है, कम से कम यहां एक बड़ा अपडेट बहुत जल्द आने वाले समय में देखने को मिलता है। और यह देखना बहुत जरूरी होगा कि इजराइल कब, कहां, कैसे, किस प्रकार का हमला ईरान पर करता है कि ईरान की खटिया खड़ी हो जाएगी। ये आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इसको यहां पर विराम देता हूं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो पर, कमेंट में लिखें। नए वीडियो के साथ नए एपिसोड में जल्द हाजिर होता हूं। नमस्कार, जय हिंद।